नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आपका स्वागत है हिस्टोरिक हिंदी में। दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे कि लाखों साल पहले मानव अस्तित्व की शुरुआत कैसे हुई। इसके अलावा आप ये भी जानेंगे कि सर्वप्रथम अफ्रीका में मानव प्राणियों की उत्पत्ति कैसे हुई और पुरातत्व विज्ञानियों ने इतिहास के इन प्रारंभिक चरणों के बारे में हड्डियों और पत्थरों के औजारों के अवशेषों की सहायता से कैसे अध्ययन किया। पुरातत्व विज्ञानियों ने प्रारंभिक मानव के जीवन के बारे में पुनर्निर्माण करने के प्रयत्न किए हैं। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि वे कैसे घरों में रहते थे। वे पेड़ पौधों से उत्पन्न कंदमूल एवं बीजों को इकट्ठा करके और जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कैसे करते थे। इसके अलावा वे किन किन तरीकों से अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करते थे। आप ये भी जानेंगे कि आदमी द्वारा आग और भाषा का प्रयोग कब और कैसे शुरू हुआ। और अंत में आप ये देखेंगे कि आज की दुनिया में भी जो लोग शिकार और पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्रियों से अपना भरण पोषण करते हैं, क्या उनके जीवन का अध्ययन करके अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है। मानव के क्रमिक विकास की कहानी। मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया, ये कहना मुश्किल है, मगर ऐसा समझा जाता है कि लगभग 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का उद्भव हुआ था जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले और कालांतर में लुप्त हो गए। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिन्हें हमने आगे चलकर आधुनिक मानव कहा, वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे, प्राणियों के शरीर में से मांस निकालकर जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधों से कंदमूल, फल और बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना और आपस में बातचीत करना भी सीख लिया। हालांकि आगे चलकर मानव ने भोजन जुटाने के कई और तरीके भी अपना लिए थे, पर शिकार और संग्रह करके, यानी इधर उधर से खाने की चीजें तलाशने और बटोरने का तरीका भी चलता रहा। आज भी दुनिया के कुछ भागों में ऐसे शिकारी संग्राहक समाज यानी हंटर गैदरर सोसाइटीज हैं जो शिकार और संग्रहण से अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसीलिए विशेषज्ञों को लगता है कि आज के इन शिकारी संग्राहक लोगों के जीवन शैली का अध्ययन करके हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारी जरूर मिल सकती है। आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्मों यानी फॉसिल्स, पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रकारियों की खोजों से मिलती है। इनमें से प्रत्येक खोज का अपना एक इतिहास है। अक्सर ही जब ऐसी खोजें सर्वप्रथम की गईं, अधिकांश विद्वानों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि ये जीवाश्म प्रारंभिक मानवों के हैं। शुरुआती वैज्ञानिकों को आदि मानव की चित्रकारी करने और पत्थरों के औजार बनाने की योग्यता पर शक था। एक अरसे के बाद ही इन वैज्ञानिकों ने इन जीवाश्मों, औजारों और चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया। मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ, इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों यानी कि स्पीशीज के जीवाश्मों से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी है। उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा अथवा उन परतों या तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है जिनमें वे दबे हुए पाए जाते हैं। जब एक बार जीवाश्मों की तिथि यानी काल का पता चल जाता है, तब मानव विकास का क्रम निर्धारित करना कठिन नहीं रहता। लगभग 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम जब ऐसी खोजें की गईं, तब अनेक विद्वान ये मानने को तैयार नहीं थे कि खुदाई में मिले जीवाश्म और पत्थर के औजार तथा चित्रकारियों जैसी अन्य चीजें वास्तव में मनुष्य के आदिकालीन रूप से संबंध रखती थीं। आधुनिक मानव के पूर्वज। मानव के विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। यह वो समय था जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ था। उसके बाद लगभग 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमिनॉइड कहा गया। इस उपसमूह में वानर यानी एप्स शामिल थे। और फिर बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें पहले होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिला।
होमिनिड वर्ग होमिनॉइड उपसमूह से विकसित हुए। उनमें अनेक समानताएं पाई जाती हैं, लेकिन कुछ बड़े अंतर भी हैं। होमिनॉइड्स का मस्तिष्क होमिनिडों की तुलना में छोटा होता था। वे चौपाए थे, यानी 4 पैरों के बल चलते थे, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। इसके विपरीत होमिनिड सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल चलते थे। उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे, जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल भी कर सकते थे। 2 प्रकार के साक्ष्यों से यह पता चलता है कि होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। पहला तो ये कि अफ्रीकी वानरों यानी एप्स का समूह होमिनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा है। दूसरा, सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के हैं, पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं और उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म 18 लाख वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं। होमिनिड होमिनिडाई नामक परिवार के सदस्य होते थे। इस परिवार में सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल थे। होमिनिड समूह की अनेक विशेषताएं थीं, जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार, पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता, 2 पैरों के बल चलना, हाथ की विशेष क्षमता जिससे वे औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल कर सकते थे। होमिनिडों को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। इन शाखाओं को जीनस कहते हैं। इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथेक और होमो अधिक महत्वपूर्ण है। इन शाखाओं में प्रत्येक की कई प्रजातियां होती हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर उनके मस्तिष्क के आकार, जबड़े और दांतों के संबंध में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है। जबड़े अधिक भारी होते हैं और दांत भी ज्यादा बड़े होते हैं। दरअसल इन प्रजातियों को वैज्ञानिकों द्वारा जो नाम दिए गए हैं वे सभी लैटिन और यूनानी भाषाओं के शब्दों से ही बने हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम लैटिन भाषा के शब्द ऑस्ट्रल यानी दक्षिणी और यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस यानी वानर से मिलकर बना है। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के आद्य रूप में उसकी एप यानी वानर अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार रहे, जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना और हाथों की दक्षता का सीमित होना। उसमें सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता भी अधिक नहीं थी, क्योंकि वो अभी भी अपना बहुत सा समय पेड़ों पर ही गुजारता था। इसलिए उसमें पेड़ों पर जीवन जीने के लिए आवश्यक अनेक विशेषताएं अब भी मौजूद थीं। आगे चलकर जब औजार बनाने और लंबी दूरी तक पैदल चलने की क्रिया में बढ़ोतरी होती गई, तब मानवीय विशिष्टताओं तथा लक्षणों का विकास भी होता गया। आदिकालीन मानवों के अवशेषों को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया। इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया जाता था। उदाहरण के लिए प्रारंभिक मानवों की प्रजातियों को उनकी खोपड़ी के आकार और जबड़े की विशिष्टता के आधार पर बांटा गया है। ये विशेषताएं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म यानी वांछित परिणाम प्राप्त होने से ही विकसित हुई होंगी। उदाहरण के लिए 2 पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता के कारण हाथ बच्चों या चीजों को उठाकर ले जाने के लिए मुक्त हो गए, और ज्यों-ज्यों हाथों का इस्तेमाल बढ़ता गया, त्यों-त्यों 2 पैरों पर खड़े होकर चलने की कुशलता भी बढ़ती गई। इससे विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए हाथ स्वतंत्र हो जाने का लाभ तो मिला ही, साथ ही पैरों की बजाय 2 पैरों पर चलने की शारीरिक ऊर्जा की खपत भी कम होने लगी। लेकिन दौड़ते समय यह लाभ उल्टा हो गया। लेतोली तंजानिया में मिले होमिनिड के पदचिन्हों के जीवाश्मों और हादार इथियोपिया से प्राप्त हड्डियों के जीवाश्मों से यह पता चलता है कि तत्कालीन मानव 2 पैरों पर चलने लगे थे। लगभग 25 लाख वर्ष पहले हिमयुग के प्रारंभ में जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए, तो जलवायु तथा वनस्पतियों की स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए। तापमान और वर्षा में कमी हो जाने के कारण जंगल कम हो गए और घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलोपिथेकस के प्रारंभिक रूप जो जंगलों में रहने के आदी थे धीरे धीरे लुप्त हो गए और उनके स्थान पर उनकी दूसरी प्रजातियां आ गईं, जो सूखी परिस्थितियों में आराम से रह सकती थीं। इनमें जीनस होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि शामिल थे। होमो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। यद्यपि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल हैं। वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा है और इन प्रजातियों को उनकी विशेषताओं के अनुसार
अलग अलग नाम दिए हैं। इस प्रकार जीवाश्मों को होमो हेबिलिस यानी औजार बनाने वाले, होमो इरेक्टस यानी सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले, और होमो सेपियंस यानी कि बुद्धिमान मनुष्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कुछ जीवाश्मों का नामकरण उन स्थानों के आधार पर किया गया है जहां उस विशेष प्रकार के जीवाश्म सर्वप्रथम मिले। जैसे कि जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को होमो हाइडलबर्गेंसिस कहा गया, जबकि निएंडर घाटी में पाए गए जीवाश्मों को होमो निएंडरथैलेंसिस श्रेणी में रखा गया। यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म होमो हाइडलबर्गेंसिस और होमो निएंडरथैलेंसिस के हैं। ये दोनों ही होमो सेपियंस प्रजाति के हैं। हाइडलबर्ग मानव लगभग 8 लाख साल पहले दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके जीवाश्म अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाए गए हैं। निएंडरथल मानव मोटे तौर पर 1,30,000 से 35,000 वर्ष पहले तक यूरोप, पश्चिमी और मध्य एशिया में रहा करते थे। वे पश्चिमी यूरोप में लगभग 35,000 वर्ष पहले अचानक विलुप्त हो गए। सामान्यतः ऑस्ट्रेलोपिथिकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क बड़ा होता था, जबड़े बाहर की ओर कम निकले हुए थे और दांत छोटे थे। उनके मस्तिष्क के आकार में वृद्धि को अधिक बुद्धिमत्ता और बेहतर याददाश्त से जोड़ा जाता है। जबड़ों तथा दांतों में हुआ परिवर्तन संभवतः उनके खानपान में हुई भिन्नता से संबंधित था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना मानव के क्रमिक विकास और आधुनिक मानव के पूर्वजों के बारे में। अगले एपिसोड में हम आधुनिक मानव के बारे में जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि वे भोजन प्राप्त करने के लिए कौन से तरीके अपनाते थे, उनके पास रहन सहन के क्या साधन थे, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने किस तरह औजारों का निर्माण किया। आधुनिक मानव। होमो सेपियंस के अस्तित्व के बारे में प्राचीनतम साक्ष्य हमें अफ्रीका के भिन्न भिन्न भागों से मिले हैं। इससे यह प्रश्न उठता है कि मानव की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था? क्या यह केंद्र एक ही था अथवा बहुत से थे? आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ? इस प्रश्न पर बहुत वाद विवाद हुआ है और इस विषय पर 2 मत प्रचलित हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। इनमें से पहला मत क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल यानी कंटिन्यूटी मॉडल को मानता है, जिसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, और दूसरा मत प्रतिस्थापन मॉडल यानी रिप्लेसमेंट मॉडल का समर्थन करता है, जिसके मुताबिक मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ था। ये तर्क वर्तमान मानव में दिखने वाले लक्षणों की क्षेत्रीय विविधताओं पर आधारित है। कंटिन्यूटी मॉडल के अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सेपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग रफ्तार में हुआ, और इसीलिए आधुनिक मानव दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में पहली मर्तबा अलग अलग स्वरूप में दिखाई दिया। ये तर्क आज के मनुष्यों के लक्षणों की विभिन्नताओं पर आधारित है। प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय निरंतरता। प्रतिस्थापन मॉडल में यह कल्पना की गई है कि मानव के सभी पुराने रूप, चाहे वे कहीं भी थे, बदल गए और उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया। इस विचारधारा का सबूत यह है कि आधुनिक मानव में सर्वत्र शारीरिक और जेनेटिक समरूपता पाई गई है। ऐसे लोग ये तर्क देते हैं कि इसमें अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे और वहीं से अन्य स्थानों की ओर गए। आधुनिक मानव के उन पुराने जीवाश्मों के सबूत भी जो इथियोपिया और ओमो स्थानों पर मिले हैं, प्रतिस्थापन के मॉडल का समर्थन करते हैं। इस विचारधारा के विद्वानों का कहना है कि आज के मनुष्यों में जो शारीरिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, उनका कारण उन लोगों का परिस्थितियों के अनुसार हजारों वर्षों की अवधि में अपने आप को ढाल लेना है, जो उन विशेष क्षेत्रों में गए और हमेशा के लिए वहां के स्थानीय निवासी बन गए। आदि मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीके। आदिकालीन मानव कई तरीकों से अपना भोजन जुटाते थे, जैसे संग्रहण यानी कि गैदरिंग, शिकार, अपमार्जन यानी स्कैवेंजिंग और मछली पकड़ना। संग्रहण की क्रिया में पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों जैसे बीज, गुठलियां, बेर, फल एवं कंदमूल इकट्ठा करना शामिल है। संग्रहण के बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इस संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं। हमें हड्डियों के जीवाश्म तो बहुत मिल जाते हैं, पर पौधों के जीवाश्मों का मिलना दुर्लभ होता है।
वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया कि आदिकालीन होमिनिड अपमार्जन के द्वारा उन जानवरों की लाशों से मांस निकालने लगे जो जानवर अपने आप मर जाते थे या किसी अन्य हिंसक जानवर द्वारा मार दिए जाते थे। यह भी इतना ही संभव है कि पूर्व होमिनिड छोटे स्तनपाई जानवरों जैसे चूहे, छछूंदर, पक्षियों, सरीसृपों और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों को भी खाते थे। होमिनिडों ने शिकार शायद बाद में शुरू किया था, लगभग 5 लाख साल पहले। योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर बड़े स्तनपाई जानवरों का शिकार और उनका वध करने का सबसे पुराना सबूत 2 जगहों पर मिला, और वो जगहें थीं दक्षिणी इंग्लैंड में बॉक्स ग्रोव और जर्मनी में शोनिंजन। मछली पकड़ना भी भोजन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका था। इसकी जानकारी हमें अनेक खोज स्थलों से मिली मछलियों की हड्डियों से मिलती है। पेड़ों से गुफाओं तथा खुले स्थलों पर आवास। प्रारंभिक मानव के रहन सहन के बारे में जानने के लिए उनकी जीवन शैली के बारे में जानना बेहद महत्वपूर्ण होता है। कीनिया में किलोम्बे और ओलेर जिसाइली के खनन स्थलों पर हजारों की संख्या में शल्क उपकरण और हस्त कुठार मिले हैं। ये औजार 7 लाख से 5 लाख साल पुराने हैं। इतने सारे औजार एक ही स्थान पर कैसे इकट्ठे हुए? ऐसा हो सकता है कि जिन स्थानों पर खाद्य प्राप्ति के संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, वहीं पर लोग बार बार आते थे, और ऐसे क्षेत्रों में लोग शिल्प कृतियों सहित अपने क्रियाकलापों के चिन्ह छोड़ जाते होंगे। 4 लाख से 1,25,000 साल पहले गुफाओं तथा खुले निवास क्षेत्र का प्रचलन शुरू हो गया। इसके सबूत यूरोप के पुरास्थलों से मिले हैं। कीनिया में चेसोवांजा और दक्षिण अफ्रीका में स्वार्टक्रांज में पत्थरों के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, जो 14 लाख से 10 लाख साल पुराने हैं। क्या ये चीजें प्राकृतिक रूप से झाड़ियों में लगी आग या ज्वालामुखी से उत्पन्न अग्नि से जलने का परिणाम है, अथवा क्या ये एक सुनियोजित और सुनियंत्रित ढंग से लगाई गई आग में पकाकर बनाई गई थी? हम इसके बारे में सटीक रूप से नहीं जानते। दूसरी ओर चूल्हे का मिलना इस ओर भी इशारा करता है कि उस समय के लोगों को आग जलाना भी आ गया था। इसके कई फायदे थे। नियंत्रित आग का प्रयोग गुफाओं के अंदर प्रकाश और गर्मी मिलने में मददगार होता था। इससे भोजन भी पकाया जा सकता था और सर्दी से भी बचाव होता था। इसके अलावा लकड़ी को कठोर करने में आग का इस्तेमाल होता था, जैसे कि भाले की नोक बनाने में। शल्क निकालकर औजार बनाने में आग की गर्मी उपयोगी होती थी। साथ ही इसका उपयोग खतरनाक जानवरों को भगाने में भी किया जाता था। प्रारंभिक मानव ने औजारों का निर्माण कैसे किया? सर्वप्रथम यह याद रखना उपयोगी होगा कि औजारों का इस्तेमाल और औजार बनाने की क्रिया मानव तक ही सीमित नहीं है। पक्षी भी कुछ ऐसी ही चीजें बनाने के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें भोजन प्राप्त करने, अपना घर बनाने और सामाजिक संघर्ष में सहायता देने के लिए उपयोगी होती हैं। इसी प्रकार चिंपैंजी भी अपने भरण पोषण के लिए औजारों का इस्तेमाल करते थे, जिन्हें वे खुद ही बनाया करते थे। हालांकि मनुष्यों में औजार बनाने के लिए कुछ विशेषताएं थीं, जैसे विशेष प्रकार के शारीरिक बनावट और हाथों का कुशलतापूर्वक प्रयोग। इस कार्य में शायद मनुष्य के जीवन में औजारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही हो। इसके अलावा मानव जिस प्रकार औजार बनाता और उसका प्रयोग करता था, उसमें अधिक स्मरण, जटिल संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता होती थी, और वानरों में इन दोनों ही विशेषताओं का अभाव था। पत्थर के औजार बनाने और उनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन सबूत इथियोपिया और कीनिया के पुरा स्थलों से प्राप्त होता है। यह संभव है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। लगभग 35,000 वर्ष पहले जानवरों को मारने के तरीकों में सुधार हुआ। इस बात का प्रमाण यह है कि फेंक कर मारने वाले भालों तथा तीर कमान जैसे नए किस्म के औजार बनाए जाने लगे। मांस को साफ किया जाने लगा, उसमें से हड्डियां निकाल दी गईं और फिर उसे सुखाकर हल्का सेंकते हुए सुरक्षित कर लिया जाता था। इस प्रकार सुरक्षित रखे खाने को बाद में भी खाया जा सकता था। बाद में कुछ और भी परिवर्तन आए, जैसे फर वाले जानवरों को पकड़ना, उनकी रोएदार खाल का प्रयोग कपड़ों की तरह करना और उनको सिलने के लिए सुई का आविष्कार भी करना। सिले हुए कपड़ों का सबसे पहला सबूत 21,000 वर्ष पुराना है। छेनी या रुखानी जैसे छोटे छोटे औजार बनाने के लिए तकनीक शुरू हो गई। इन नुकीले ब्लेडों से हड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी पर नक्काशी करना या कुरेदना अब संभव हो गया था। आदि मानव ने बोलना कब सीखा? जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास
अपनी एक भाषा होती है। भाषा के विकास पर कई प्रकार के मत हैं। होमिनिड भाषा में हाव भाव या हाथों का संचालन शामिल था। उच्चरित भाषा में पहले गाने या गुनगुनाने जैसी मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः बुलावों की क्रिया से हुआ था, जैसे कि नर वानरों में देखा जाता है। प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता होगा। शायद यही ध्वनियां धीरे धीरे आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हो गई। उच्चरित यानी बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई? ऐसा सुझाव दिया जाता है कि होमो हेबिलस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जिसके कारण उसके लिए बोलना संभव हुआ होगा। इस प्रकार संभवतः भाषा का विकास सबसे पहले 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ होगा। मस्तिष्क में हुए परिवर्तनों के अलावा स्वर तंत्र का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण था। स्वर तंत्र का विकास लगभग 2 लाख वर्ष पहले हुआ था। इसका संबंध खास तौर पर आधुनिक मानव से रहा है। एक अन्य रिसर्च के अनुसार भाषा कला के साथ साथ 40,000 से 35,000 साल पहले विकसित हुई। बोली जाने वाली भाषा और कला का आपस में बहुत ही गहरा संबंध रहा है, क्योंकि ये दोनों ही विचार अभिव्यक्ति। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 11 के विश्व इतिहास के कुछ विषय, अध्याय 1, समय की शुरुआत से। ऐसा माना जाता है कि कदाचित 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर मानव का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे आदि मानव कहते हैं। आदि मानव ने कई रूप बदले और लुप्त हो गए। आज का मानव यानी आधुनिक मानव 1,60,000 साल पहले पैदा हुआ। आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्मों, पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रकारियों से मिलती है। मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ। इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों के जीवाश्मों से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी है। उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। जीवाश्म एक अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव अवशेष या छापें जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। अगस्त 1856 जब मजदूर जर्मनी के डेसलफोर्ड नगर के पास नियंडरथल घाटी में चूने के पत्थर के खानों की खुदाई कर रहे थे तो उन्हें खोपड़ी और अस्थि पंजर के कुछ टुकड़े मिले। ये चीजें एक स्थानीय स्कूल शिक्षक कार्ल फुलरोड को सौंप दी गई। कार्ल फुलरोड ने, जो कि एक प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे, जांच के बाद पाया कि ये खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं थी। उन्होंने प्लास्टर से उस खोपड़ी का ढांचा बनाया और बान विश्वविद्यालय के शरीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर हरमन साफ हुसैन के पास भेज दिया। लगभग 200 साल पहले तक यह माना जाता था कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को भी बनाया है। मनुष्य के क्रमिक विकास के अध्ययन में एक युगांतकारी घटना 24 नवंबर 1859 को तब घटी जब मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई। डार्विन ने इस पुस्तक में बताया कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। स्पीसीज या प्रजाति जीवों का ऐसा समूह होता है जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करने यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं, प्रजाति कहलाते हैं। मानव के क्रमिक विकास की कहानी। आधुनिक मानव के पूर्वज। आधुनिक मानव के पूर्वज वानर थे। वानरों से ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमो इरेक्टस से होते हुए आज के मानव यानी होमो सेपियंस का विकास हुआ। तो मानव विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। 360 लाख वर्ष पहले एशिया व अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ। लगभग 240 लाख वर्ष पहले
प्राइमेट श्रेणी के अंदर एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमोनोइड कहते हैं। इनमें वानर शामिल है। होमोनोइड से होमोनिड वंश का विकास हुआ। होमोनिड को दो भागों में बांटा गया है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, दूसरा होमो। होमो को आगे होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस में बांटा गया है। होमोनोइड से ही होमोनिड विकसित हुए तथा होमोनोइडों का मस्तिष्क होमोनिडों की तुलना में छोटा होता था। होमोनोइड बंदरों से कई तरह से भिन्न होते हैं। उनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है लेकिन उनके पूंछ नहीं होती। होमोनिड 4 पैरों के बल चलते थे। होमोनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ था तथा सबसे प्राचीन जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के हैं। यह पूर्वी अफ्रीका में पाए गए तथा इनका समय 56 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। होमोनिड समूह की विशेषताएं: मस्तिष्क का बड़ा आकार होना, 2 पैरों के बल सीधा खड़े होने की क्षमता, 2 पैरों के बल चलना, हाथ की विशेष क्षमता जिससे वह औजार बना सके। होमोनिडों को आगे कई शाखाओं में विभक्त किया जा सकता है। इन्हें जीनस कहते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम लातिनी व यूनानी भाषा के शब्दों से बना है। ऑस्ट्रल यानी दक्षिणी व पिथिकस यानी वानर अर्थात दक्षिणी वानर। इनमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस व होमो महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है, जब जबड़े अधिक भारी व दांत भी बड़े होते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अभी अपना अधिकतर समय पेड़ों पर गुजारते थे। तंजानिया, अफ्रीका, 17 जुलाई 1959 ईस्वी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जीवाश्म की खोज लुईसी लिकी व मैरी द्वारा किस प्रकार की गई? लुईसी लिकी एक जर्मन तितली संग्राहक थे जिन्होंने सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव के अवशेष खोजे थे। उन्हीं के शब्दों में, उस दिन जब मैं उठा तो मुझे सिर में दर्द और हल्का बुखार महसूस हो रहा था। इच्छा तो नहीं थी पर मुझे शिविर में ही रहना पड़ा। काम पर मैं जा नहीं सकता था, इसलिए मैरी के लिए काम पर जाना जरूरी हो गया। मैरी अपने दोनों कुत्तों सैली और टूटस के साथ खुदाई स्थल पर चली गई और मैं बेचैन होकर शिविर में ही पड़ा रह गया। मैरी को वहां कुछ मिला। कुछ समय बाद मेरी झपकी टूटी तो मैंने लैंड रोवर गाड़ी की आवाज सुनी जो तेजी से शिविर की ओर बढ़ रही थी। गाड़ी आकर रुकी और उसने मुझे पुकार कर कहा, मैंने उसे पा लिया, मैंने उसे पा लिया। मैंने कहा, अरे क्या हुआ, क्या पा लिया, क्या चोट खा बैठी? मैरी ने कहा, उसी को, बस उस आदमी को, हमारे आदमी को पा लिया जिसे हम पिछले 23 वर्षों से खोज रहे थे। जल्दी आओ, मुझे उसके दांत मिल गए। और इस प्रकार ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज लुईसी लिकी व मैरी द्वारा पूर्ण हुई। लगभग 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिमाच्छादन से पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए। घास के मैदान कम हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलोपिथेकस के प्रारंभिक रूप धीरे धीरे लुप्त हो गए और उनके स्थान पर दूसरी प्रजातियां आ गई। इनमें होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि शामिल थे। होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा है, जैसे होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। होमो हेबिलिस के जीवाश्म इथियोपिया में होमो व तंजानिया में ओल्ड वुई गोर से प्राप्त किए गए। होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका व एशिया दोनों महाद्वीपों में पाए गए। ये स्थल कुबी फेरा और पश्चिमी तुर्काना, केनिया, मोडजोकार्टो और संगीरन और जावा में मिले। एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्म के बाद के काल के हैं। इसका अर्थ है कि होमोनिड पूर्वी अफ्रीका से चलकर पूर्वी एशिया और शायद यूरोप में भी 20 से 15 लाख वर्ष पहले गए। कुछ जीवाश्मों का नामकरण
उन स्थानों के आधार पर किया गया जहां से वे सर्वप्रथम मिले। जैसे जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को होमो हाइडलबर्गेंसिस कहा गया, जबकि निएंडर घाटी में पाए गए जीवाश्मों को होमो निएंडरथलेंसिस श्रेणी में रखा गया है। ये दोनों होमो सेपियंस प्रजाति के हैं। हाइडलबर्ग मानव के जीवाश्म अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाए गए हैं, जो 8 लाख वर्ष से 1 लाख वर्ष पूर्व वहां रहते थे। निएंडरथल मानव मोटे तौर पर 1,30,000 से 35,000 वर्ष पहले तक यूरोप, पश्चिम व मध्य एशिया में रहा करते थे। वे पश्चिमी यूरोप से लगभग 35,000 वर्ष पहले अचानक लुप्त हो गए। विश्व में मानव प्रजातियों का निवास 50 से 10 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में सहारा के प्रदेश के आसपास ऑस्ट्रेलोपिथेकस, प्रारंभिक होमो और होमो इरेक्टस मानव रहा करते थे। 10 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका, एशिया और यूरोप के मध्य अक्षांश क्षेत्र में होमो इरेक्टस, आदि होमो सेपियंस, निएंडरथल और होमो सेपियंस मानव रहा करते थे। 45,000 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया में आधुनिक मानव का निवास था। 40,000 वर्ष से अब तक उच्च अक्षांश व यूरोप और एशिया प्रशांत द्वीप समूह में बाद वाले निएंडरथल और आधुनिक मानव का निवास हुआ। मानव के क्रमिक विकास की कहानी। आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस। होमो सेपियंस के प्राचीनतम साक्ष्य अफ्रीका के भिन्न भिन्न भागों से मिलते हैं। प्रश्न यह है कि आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उद्भव कहां से हुआ। इस विषय पर 2 मत प्रचलित है, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल और प्रतिस्थापन मॉडल। इस मत के अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, जबकि प्रतिस्थापन मॉडल के अनुसार मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान यानी अफ्रीका में हुआ। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सेपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग रफ्तार से हुआ, जबकि प्रतिस्थापन मॉडल के अनुसार मानव के सभी पुराने रूप, चाहे वे कहीं भी थे, बदल गए और उनका स्थान पूरी तरह से आधुनिक मानव ने ले लिया। प्रतिस्थापन मॉडल के मत के अनुसार आज के मनुष्यों में जो शारीरिक विभिन्नताएं पाई जाती है, उनका कारण उन लोगों का परिस्थितियों के अनुसार हजारों वर्षों की अवधि में अपने आप को ढाल लेना है, जो उन विशेष क्षेत्रों में गए और अंत में वहां स्थायी रूप से बस गए। आदिकालीन मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीके। आदिकालीन मानव कई तरीकों से भोजन जुटाते थे, जैसे संग्रहण, शिकार, मछली पकड़ना और अपमार्जन यानी त्यागी गई वस्तुओं से भोजन प्राप्त करना। संग्रहण, इसमें बीज, फल, गुठलियां, बेर एवं कंद मूल इकट्ठा करना शामिल है। शिकार लगभग 5 लाख साल पहले शुरू हुआ। इसका सबसे पहला साक्ष्य दक्षिण इंग्लैंड में बॉक्स ग्रोव से व जर्मनी में सोनीजन से 4 लाख साल पहले का प्राप्त हुआ। मछली पकड़ना लगभग 35,000 वर्ष पहले। मछली पकड़ने का साक्ष्य कुछ यूरोपीय स्थलों जैसे डोल्नी वेस्टोनाइस चेक गणराज्य से मिलता है। आदिकालीन मानव अपमार्जन या रसदगोरी के द्वारा उन जानवरों की लाशों से मांस मज्जा कुरचकर निकालने लगे जो जानवर अपने आप मर जाते थे या किन्हीं अन्य हिंसक जानवरों द्वारा मार दिए जाते थे। प्रारंभिक मानव पेड़ों से गुफाओं तथा खुले स्थलों पर आवास। केन्या में गिलोम्बे और ओलोर्जे साइली के खनन स्थलों पर हजारों की संख्या में शल्क उपकरण और हस्तकुटार मिले हैं। ये औजार 7 लाख से 5 लाख साल पुराने हैं, जिनसे प्रारंभिक मानव के रहन सहन का पता चलता है। जिन कुछ स्थानों पर खाद्य सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी, वहां लोग बार बार आते होंगे और शिल्प आकृति सहित क्रियाकलापों के चिन्ह छोड़ जाते होंगे। 4 लाख से 1,25,000 साल पहले मानव का गुफाओं तथा खुले निवास क्षेत्र का
प्रचलन शुरू हो गया। लेजरेट गुफा की दीवार को 24 गुणा 4 मीटर आकार के निवास स्थान से सटाकर बनाया गया है। इसके अंदर 2 चूल्हों और भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य स्रोतों जैसे फलों, बीजों, काष्ठ फलों, पक्षियों के अंडों और मछलियों के साक्ष्य मिले हैं। केन्या में चेसोवांजा और दक्षिणी अफ्रीका में स्वर्ण क्रांस में पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं जो 14 लाख से 10 लाख साल पुराने हैं। यह एक पूरा स्थल है जो दक्षिण अफ्रीका के समुद्र तट पर स्थित टेरा माटा में घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोपड़ियां यहां से मिली है। प्रारंभिक मानव औजारों का निर्माण। मानव जिस प्रकार के औजार बनाते और उनका प्रयोग करते हैं उसमें अधिक स्मरण शक्ति, जटिल संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। पत्थर के औजार बनाने और उनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य इथोपिया और केन्या के प्राचीन स्थलों से प्राप्त होता है। यह संभव है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। खाल को सीलने के लिए सुई का आविष्कार लगभग 21,000 वर्ष पूर्व हुआ। छेनी जैसे छोटे औजारों से हड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी पर नक्काशी की जाने लगी। 35,000 वर्ष पहले जानवरों को मारने के लिए फेंक कर मारने वाले भाले व तीर कमान जैसे औजार बनाए जाने लगे। संप्रेषण एवं संचार के माध्यम, भाषा और कला। जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है। भाषा के विकास के निम्नलिखित मत है। नंबर 1, होमिनिड मानव की भाषा में हाथों का संचालन अर्थात हाव भाव शामिल थे। 2, भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसे या अ शब्द के संचार का प्रयोग होता था। नंबर 3, वाणी का प्रारंभ संभवतः आह्वान या बुलावे कॉल करने की क्रिया से शुरू हुआ। दूसरा मत है संभवतः भाषा का विकास 20 लाख वर्ष पहले होमो हैबिलिस द्वारा हुआ होगा। तीसरा मत है भाषा कला के साथ साथ लगभग 40,000 से 35,000 वर्ष पहले विकसित हुई। कला फ्रांस में स्थित लेस्कोक्स और सोवे की गुफाओं में और स्पेन में स्थित अल्टामीरा की गुफाओं में सैकड़ों चित्रकारियां पाई गई हैं जो 30,000 से 12,000 साल पहले के बीच कभी बनाई गई थी। इनमें गोरों, घोड़ों, साकिन, हिरणों, मेमथों, गेंडों, शेरों, भालुओं, लकड़बग्गों और उल्लुओं के चित्र शामिल हैं। ये चित्र अल्टामीरा की गुफा से लिया गया है। प्रश्न यह है कि मानव द्वारा उन गुफाओं में चित्र क्यों बनाए जाते थे? चूंकि जीवन में शिकार का महत्व था, इसीलिए जानवरों की चित्रकारियां धार्मिक क्रियाओं, रस्मों और जादू टोनों से जुड़ी होती थी। दूसरा कारण यह हो सकता है कि शायद ये गुफाएं संगम स्थल थी जहां लोगों के छोटे छोटे समूह मिलते थे, या हो सकता है कि वे लोग शिकार की योजना बनाते हो, या ये चित्रकारियां आने वाली पीढ़ी को जानकारी देने के लिए की गई हो। शिकारी संग्राहक समाज वर्तमान से अतीत की ओर। प्रश्न यह है, क्या वर्तमान शिकारी संग्राहक समाजों के बारे में प्राप्त जानकारी का उपयोग सुदूर अतीत के मानव के जीवन को पुनर्निर्मित करने में किया जा सकता है? कुछ पुरातात्विदों का कहना है कि 20 लाख वर्ष पहले के होमिनिड स्थल जो तुर्काना झील के किनारे स्थित है, संभवतः आदिकालीन मानवों के शिविर या निवास स्थान थे जहां वे सूखे के मौसम में आकर रहते थे। ऐसी ही पद्धति वर्तमान हाजदा और कुंग सैन समाजों में पाई जाती है। कुछ विद्वान इस मत को नहीं मानते क्योंकि आज के शिकारी संग्राहक समाज शिकार और संग्रहण के साथ साथ कई और आर्थिक क्रियाकलापों में भी लगे रहते हैं, जैसे जंगली वस्तुओं का विनिमय व व्यापार करना अथवा खेती मजदूरी दोनों करना, जो आरंभिक मानव की परिस्थितियों से भिन्न है। अतः इस बारे में निष्कर्ष निकालना कठिन है।